जय हिंद कैडेट्स। तो एनवायरमेंट अवेयरनेस वीडियो पार्ट 1 देखने के बाद अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। एनर्जी कंजर्वेशन यानी कि ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण बहुत सारी ऐसी प्रोसेस और नीतियों, ऐसी प्रक्रियाओं और नीतियों का प्रबंधन है जिसके जरिए ऊर्जा के उपयोग को कम करके ऊर्जा के संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत को कम करके ऊर्जा के व्यर्थ उपयोग को रोकना है। In order to avoid the wastage of energy, utilizing the energy efficient products is the part of energy conservation. ऊर्जा संरक्षण के उपाय किसी भी बिल्डिंग में एनर्जी कंजम्पशन को कम करने के लिए जिस परियोजना या टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है वो इसमें शामिल होते हैं। हमारी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजों में भी हम अननेसेसरी उन्हें यूज ना करके जहां तक हो सके प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके हम ऊर्जा की खपत को कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एयर कंडीशनर्स के यूज करने की बजाय नेचुरल वेंटिलेशन का यूज करना, एलईडी या सीएफएल लाइट्स का यूज करना और प्रयोग के बाद किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट को प्रयोग करने के बाद स्विच ऑफ करना। जहां प्राकृतिक प्रकाश बहुत है या सफिशिएंट है, पर्याप्त है, वहां पर अननेसेसरी लाइट का इस्तेमाल ना करना। ये सभी कुछ ऐसी घरेलू आदतें हैं, रोजमर्रा की आदतें हैं जिससे हम एनर्जी को सेव कर सकते हैं। और साथ ही इसके अलावा पर्सनल व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मैक्सिमम यूज करना, पब्लिक लाइट्स का यूज करना। फॉर एग्जाम्पल आजकल घर में भी लोग सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और उनका उपयोग कैसे किया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन के सिलसिले में। सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सूर्य जो पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, उसकी किरणों के द्वारा, जैसा मैंने अभी बताया, बिल्डिंग्स में सोलर पैनल के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है या हीट जनरेट की जाती है, जिससे सोलर गीजर्स भी हम इस्तेमाल में करते हैं। फिर आता है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। जहां सोलर एनर्जी की ये लिमिटेशन है कि पृथ्वी के सभी सतह पर वो समान रूप से सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती, तो ऐसे में सोलर एनर्जी सोर्सेज का उपयोग थोड़ा लिमिट हो जाता है, जबकि पवन ऊर्जा जो है, विंड एनर्जी जो है, वो यहाँ पर एक अल्टरनेटिव का काम करती है। जिस प्रकार सौर ऊर्जा भी एक नवीकरणीय ऊर्जा है, रीन्यूएबल एनर्जी है, वैसे ही विंड एनर्जी भी है। पवन में जो गति विद्यमान होती है, जो उसकी जो मूवमेंट होती है, उसके कारण उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, गतिज ऊर्जा है, वो टरबाइनों को चलाने के लिए यूज की जाती है, जिससे पावर जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसमें विंड में मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी है, उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसी को फिर जनरेटर की सहायता से बिजली में बदल दिया जाता है। फिर आता है बायोगैस। बायोगैस ऑक्सीजन की एब्सेंस में ऑर्गेनिक मैटर के टूटने के कारण कई सारी गैसों का मिक्सचर होती है, जिसका इस्तेमाल हीटिंग और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली और खाना पकाने की ऊर्जा के रूप में किया जाता है, खाना पकाने की गैस ऊर्जा के रूप में किया जाता है। Let us see the questions in MCQs. Under the energy definition, which of the following is not listed as a standard source? ऊर्जा की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक साधन, मौलिक स्रोत नहीं है ऊर्जा का? तो वो है एटमॉस्फेरिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। An energy conservation measures is primarily a project or technology designed to, तो जो ECM है, एनर्जी कंजर्वेशन मेजर, इसका डिजाइन किया गया है ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए एक बिल्डिंग में, टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इन अ बिल्डिंग, ताकि उसकी खपत बिल्डिंग में कम से कम हो। What percentage of time spent on the most important daily task typically produces 80% of high quality output? 80% तक लगभग उच्च गुणवत्ता वाले जो भी हमारे कार्य हैं, उनमें से ज्यादातर कार्य करने में हम 20% समय का ही
प्रयोग करते हैं? आंसर इज 20%. Which infrastructural improvement is specifically mentioned to reduce the wasteful use of fuel energy? ईंधन से उत्पन्न जो ऊर्जा है उसका वेस्ट कम से कम हो, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से सुधार किए जा सकते हैं? तो वो है अच्छी क्वालिटी के रोड्स बनाकर और एक कारगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूत करके उसे इम्प्लीमेंट करके, क्रिएटिंग हाई क्वालिटी रोड्स एंड एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम is the answer of this question. Solar electricity is primarily produced through the use of which material? नीचे लिखे ऑप्शंस में से कौन सा है जिसका प्रयोग सौर ऊर्जा को निर्माण करने में किया जाता है? इट इज photovoltaic solar cells made of semiconducting materials. Why are solar cells used to charge batteries in a solar electricity system? तो यहाँ बैटरीज को चार्ज किया जाता है रात के समय के लिए, जब हमें सूर्य उपलब्ध नहीं है उस समय के लिए, टू प्रोवाइड पावर फॉर इंटरमिटेंट यूज सच एज नाइट लाइटिंग. The output power of a wind turbine is primarily dependent on the height of the rotor from the ground or the speed of the wind. तो इसमें जाहिर सी बात है, जब विंड टरबाइन की पवन ऊर्जा की बात हो रही है तो उसमें पवन की गति सबसे ज्यादा मायने रखती है, द स्पीड ऑफ द विंड. बायोगैस इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन. तो इसमें ऑक्सीजन जो है उसके ना होने के कारण, द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के कारण बायोगैस होती है. Which component of a wind turbine is responsible for converting mechanical power into electricity? जनरेटर का प्रयोग किया जाता है मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए. Which of the following is considered a non-conventional source of energy? तो जो नॉन कन्वेंशनल गैर परंपरागत स्रोत हैं वो है सोलर और पवन ऊर्जा. Energy saving building designs aim to reduce electricity consumption primarily in which area? तो बिल्डिंग डिजाइन करते वक्त जिस एरिया में जरूरत है एनर्जी कंजम्पशन पर ध्यान देने की, वो है एयर कंडीशनिंग, लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, जिसके जरिए हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं. What is identified as a significant cause of huge losses during the transmission and transport of energy? तो एनर्जी ट्रांसमिशन के टाइम पे, उसके ट्रांसपोर्ट के टाइम पे जो सबसे ज्यादा लॉस होता है वो होता है इसकी चोरी से. पिल्फरेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोल एंड फ्यूल. पर्यावरण संरक्षण की ही दिशा में हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरे का प्रबंधन, जिसका उद्देश्य होता है इसके दुष्प्रभाव को कम करना. स्वास्थ्य की दृष्टि से, स्वच्छता की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से और सौंदर्य की दृष्टि से भी कचरे को सही तरीके से उसका निष्पादन किया जाना, उसे फेंका जाना ही वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है, ताकि उसका दुष्प्रभाव इन सभी चीजों पर कम से कम हो. और किस तरीके से वेस्ट को डिस्पोज ऑफ किया जाना चाहिए उसके लिए जरूरी है कि हम जाने कि वेस्ट कितने तरीके का होता है, कचरा कितने तरीके का होता है. तो ये है सॉलिड, लिक्विड और रेडियो एक्टिव. इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, बायोमेडिकल प्रोडक्ट्स या घर से निकलने वाला कचरा, इंडस्ट्रीज से निकलने वाला कचरा जो ठोस रूप में हमें मिलता है वो है सॉलिड. और लिक्विड जब जिसमें आते हैं इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होने वाले केमिकल्स, वेस्ट वाटर, ये सभी पदार्थ जो कि लिक्विड दशा में होते हैं. वहीं न्यूक्लियर बाय प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो रेडियो एक्टिव वेस्ट में माने जाते हैं. और किसी भी वेस्ट जो भी कचरा है उसका नुकसान की अगर हम बात करें, उसको सही तरीके से फेंका जाना या डिस्पोज करना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे कोई भी पदार्थ जो इग्नाइटेबल हो, आग को जल्दी से फैलने में मदद करते हो, या फिर विषैले हो, रिएक्टिव हो, तो इन सभी का खतरा हमारे स्वास्थ्य पे लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा हो सकता है. तो इसके लिए जरूरी है कुछ सावधानियों को बरतना जब भी उन्हें डिस्पोज किया जा रहा है.
और उन सावधानियों की शुरुआत होती है व्यक्तिगत रूप से। इंडिविजुअली हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम जो भी कचरा फेंक रहे हैं उसे उसकी सही लोकेशन पर, सही जगह पर फेंक रहे हैं, और इसका निर्णय किया जाता है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थों के आधार पर। जो भी सामान गल सड़ कर खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाता है या गल जाता है, पूरी तरह से पर्यावरण में, मिट्टी में मिल जाता है, वो डिग्रेडेबल कैटेगरी में उसे हम रखते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है जो कि गल नहीं पाता और सालों तक हमारे पर्यावरण में ज्यों का त्यों बना रहता है, जैसे प्लास्टिक बैग्स हो गए। तो ऐसे में जब हम अलग अलग करके फेंकते हैं तो हम प्लास्टिक बैग्स या रीयूज होने वाली चीजों को फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं। पर्यावरण को नॉन बायोडिग्रेडेबल जितने भी पदार्थ हैं उनके पोल्यूशन से बचाने के लिए, प्रदूषण से बचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ अहम नियम अपनाए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, जो कि ये अनिवार्य करता है कि जितना भी कचरा है उसे अलग अलग करके ही फेंका जाए। कचरे के पृथक्करण पे ये जोर देता है, जिसमें ऑर्गेनिक, ड्राई, डोमेस्टिक, हैजार्डियस वेस्ट, इन सभी को हमें अलग करके फेंकना जरूरी होता है। तो जिस पोल्यूशन की हमने बात की वो क्या होता है, जैसा कि आपने अपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ा होगा और बहुत आम तौर पे हम भी जानते हैं कि पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट नेगेटिवली इम्पैक्ट्स द एनवायरनमेंट और इट्स ऑर्गेनिज्म। पर्यावरण या उसके जीव जंतुओं पर डालने जाने वाले नकारात्मक प्रभाव को प्रदूषण के रूप में हम परिभाषित करते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो नकारात्मक प्रभाव डालता है पर्यावरण पर या उसके जीव जंतुओं पर, तो वो प्रदूषण में माना जाता है। पोल्यूशन या प्रदूषण कितने तरीके का होता है, तो ये है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण, और सॉयल पोल्यूशन, मृदा प्रदूषण। वही लाइट एंड नॉइज, ध्वनि प्रदूषण भी शामिल होता है, प्रदूषण में एक कैटेगरी है। और आज मॉडर्न टाइम में लाइट को भी इसमें हमने शामिल किया है, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी लाइट्स की वजह से बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर या फिर कुछ स्पेशल स्पीशीज पर खतरा बहुत ज्यादा हो गया है और वो अभी एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं संसार से। फॉर एग्जाम्पल, जब से 5G रेडिएशंस और 5G मोबाइल फोन्स का प्रचलन हुआ है, तब से वो छोटी वाली चिड़िया जो हम अक्सर अपने घर की छत पे देखते थे वो वापस लौट आई है, लेकिन कुछ समय पहले वो गायब सी ही हो गई थी। तो कुछ ऐसी रेज होती हैं जिनका नुकसान किसी स्पेशल स्पीशीज पर पड़ता है। तो लाइट एंड नॉइज पोल्यूशन में जो शामिल होता है वो है अर्बन सेंट्रिक पोल्यूटेंट्स दैट डिसरप्ट एनिमल माइग्रेशन एंड नेस्टिंग। पोल्यूशन को कम रखने में और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में जो सबसे ज्यादा सहायक प्राकृतिक तत्व है वो है हमारे वृक्ष। वृक्षों को लगाना और दोबारा लगाना पुनर्वनारोपण कहलाता है, रिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वृक्ष ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं और पृथ्वी पर वायुमंडल में जो विद्यमान सभी वायु हैं, सभी गैसेस हैं, उनके बीच में एक संतुलन बनाए रखते हैं। प्रत्येक वर्ष एक पूरा बड़ा तैयार जो वृक्ष है वो 260 पाउंड ऑक्सीजन प्रति वर्ष देता है, जो कि 1 एकड़ जमीन पर 18 लोगों के लिए सांस लेने के लिए पर्याप्त है। तो इसीलिए एक हेल्थी इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए अपने आसपास पेड़ों का लगाया जाना बहुत जरूरी है, उन्हें मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। So let's see the questions. What does the term waste management encompasses beyond collection and disposal? इकट्ठा करने और फेंके जाने के अलावा वेस्ट मैनेजमेंट किस बारे में बात करता है? इट इज अबाउट मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग वेस्ट मटेरियल्स टू रिड्यूस इफेक्ट्स ऑन हेल्थ। स्वास्थ्य पर जो इसका दुष्प्रभाव है उसे कम करने के लिए कचरा प्रबंधन उपयोग में किया जाता है, उसके बारे में ये बात की जाती है इसमें। विच टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड्स लेड, मरकरी एंड कैडमियम
रिक्वायरिंग स्पेशलाइज्ड डिस्पोजल। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जो होते हैं उनमें ये सभी पदार्थ पाए जाते हैं। A hazardous waste is classified as reactive if it can, जो भी नुकसानदायक पदार्थ है, कचरा है, वो रिएक्टिव की श्रेणी में तभी माना जाएगा जबकि वो केमिकली रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस टू एक्सप्लोड और गिव ऑफ वेपर्स, जब वो एक्सप्लोड होने की क्षमता रखता हो किसी अन्य रसायन के साथ रिएक्ट करके। Organic waste is defined as biodegradable, meaning it can be broken down by other organisms over time into manure. जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो वही होता है जिसे जीव पृथ्वी में, मिट्टी में मौजूद होते हैं, वो तोड़ पाते हैं और खाद के रूप में बदल पाते हैं, तभी वो वेस्ट ऑर्गेनिक वेस्ट कहलाता है। अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, which entity must be included in the waste management process? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 बना, उसने कौन सी इकाई को शामिल किया वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में? तो ये थे हमारे आसपास घूमने वाले, कचरा उठाने वाले, इकट्ठा करने वाले वो सभी लोग जो कि अलग अलग करते हैं बाद में जाके इस कचरे को। कचरा उठाने वाले जितने भी सफाई कर्मचारी होते हैं, उनका भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है पर्यावरण की सुरक्षा में, उसके संरक्षण में, और उन्हीं पर बल दिया, उन्हीं को एक पहचान दी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस में इंक्लूड करके। अंडर SWM, अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, non-recyclable waste cannot be disposed of in landfills if it has a calorific value of, कितना कैलोरिफिक वैल्यू पर किसी भी नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट को किसी भी खुले मैदान में फेंका नहीं जा सकता। तो अगर उसका कैलोरीफिक वैल्यू 1500 किलो या उससे ज्यादा हो तो वो ऐसे खुले में नहीं फेंका जा सकता। 7th क्वेश्चन, ट्री प्लांटिंग कैन बी यूज्ड एज अ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक। जियो इंजीनियरिंग टेक्निक के रूप में वृक्षारोपण का इस्तेमाल किस लिए किया जा सकता है? तो वो किया जाता है CO2 को एटमॉस्फेयर से कम करने के लिए। What is assisted natural regeneration in the context of forestry? प्राकृतिक पुनर्जनन को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट्री में जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है या जिस तरीके से उसे बढ़ाया जा सकता है वो है प्लांटिंग नॉन इन्वेसिव ट्रीज दैट असिस्ट द रिटर्न ऑफ इंडिजीनियस स्पीशीज। हमारी स्वदेशी जितनी भी प्रजातियां हैं उनको वापस लौटने के लिए, उन्हें घर देने के लिए जितने भी पेड़ लगाए जा सकते हैं उनको लगाना इस प्रक्रिया में शामिल होता है, जो कि असिस्ट करता है नेचुरल रीजनरेशन में। Which type of pollution specifically impacts the movement of sea mammals like dolphins and whales? तो जितने भी समुद्री मैमल्स हैं उन सभी पर जो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है नॉइज पोल्यूशन का, ध्वनि प्रदूषण का। Acid rain, which harms forests and degrades monuments, is primarily caused by which oxides in the air? वायु में कौन से ऑक्साइड्स के कारण एसिड रेन, आग्नेय वर्षा होती है, आम्लीय वर्षा होती है? तो वो है नाइट्रोजन और सल्फर की वजह से। नेक्स्ट इज फार्मर मैनेज्ड नेचुरल रीजनरेशन इज कंसीडर्ड कॉस्ट इफेक्टिव बिकॉज इट इन्वॉल्व्स प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग ट्रीज rather than replanting। क्यों? जितने भी किसान प्रबंधन प्राकृतिक पुनर्जनन है उसमें जितने भी हमारे पेड़ पहले से हैं उनको प्रिजर्व करने पर बल दिया जाता है, क्योंकि नए पौधों को लगाना, नए पेड़ों को लगाना और उनकी देखरेख करना फिर से एक अच्छी लागत वाला कार्य होता है। तो कॉस्ट इफेक्टिव के नजरिए से देखें तो FMNR, फार्मर मैनेज नेचुरल रीजनरेशन, जो है वो प्रिजर्विंग एग्जिस्टिंग ट्रीज पर बल देता है।
इसको अपने भीतर शामिल करता है। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन प्रिवेंट सिटीजन्स फ्रॉम सीइंग फीचर्स ऑफ द नाइट स्काई एंड अफेक्ट्स नॉक्टर्नल एनिमल्स? तो वो है लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन के कारण जो रात वाले जो जीव जंतु होते हैं वो दिखाई नहीं देते। तो पर्यावरण से जुड़े यदि कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। And like this video, subscribe and share with your other NCC cadet friends. Also watch the other videos available on this channel and be with this channel for the new syllabus that is being introduced for the new session. All the best. Jai Hind.